हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। साउंड आ रही है जी मेरी? हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। चलो, धीरे धीरे बच्चे ऐड हो रहे हैं, एक बार फटाफट से मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं डाउट लेने स्टार्ट करूंगा। चलो जी, तो कुछ बच्चे ऐड हो चुके हैं। स्टार्ट करें फिर डाउट सेशन। एक बार पहले हैंड रेस कर दो किन किन के डाउट्स हैं, फिर मैं उनको वन बाय वन बुलाता रहूंगा जी। हाँ जी मंजू। हाँ सर। हाँ जी, आपका डाउट है? सर मुझे ग्रेड बेस्ड सैलरी में डाउट था। एक हाँ। क्वेश्चन है, मैं बोलूँ क्वेश्चन? हाँ जी बोलो। Pankaj joined service on 1st April 2015 in the grade of 15,000, 1,000, 18,000, 2,000, 26,000. He shall be एक paying tax for the year ended on 31st March 2020 on total salary of... एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हाँ सर। आप मुझे एक बार, एक मिनट रुकना। आप मुझे एक बार दोबारा से, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ठीक है, सभी को स्क्रीन दिख रही है, तो एक बार ऐसा बोलना कि ज्वाइनिंग कब है? Joining 1st April 2015. 1 अप्रैल 2015। ग्रेड कितना है? 15,000. 15,000। फिर 1,000. 1,000। हाँ। आगे? 18,000. 18,000. 18,000। आगे? 2,000. 2,000। आगे? 26,000. 26,000। बस टोटल ये ग्रेड दिया हुआ है? हाँ सर। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है हमसे? He shall be paying tax for the year ended on 31st March 2020. 2020। ठीक है, इधर देखना आप ध्यान से। अब यहाँ पे ना आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपको देखो ग्रेड दिया हुआ है। पहली बात तो ज्वाइनिंग आपकी 1 अप्रैल 15 को है, सैलरी हमें निकालनी है 31 मार्च 20 की। तो यहाँ पे आपको हाँ। करना क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जब आपने यहाँ पे कंपनी ज्वाइन की ना, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 रुपये थी। हर साल आपकी 1,000 रुपये सैलरी बढ़ेगी, और वो सैलरी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक सैलरी आपकी 18,000 नहीं होगी। जिस साल में सैलरी 18,000 होगी, उससे अगले साल से सैलरी आपकी 2,000 बढ़ेगी, और वो तब तक बढ़ेगी जब तक सैलरी 26,000 नहीं होगी। तो एक बात मैंने अब सोच के बोला, एक हाँ। 4/15 से लेके 31 मार्च 2016 तक मेरी सैलरी कितनी रहेगी? 15,000। फिर अगले साल में 15,000। 16-17 में मेरी सैलरी होगी 16,000। फिर 16,000। 17-18 हाँ। में सैलरी हो गई 17,000। फिर 18-19 में सैलरी मेरी हो गई 18,000। ठीक है जी। और फिर 19-20 हाँ। में मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी? अब ग्रेड मेरा हो गया 2,000 रुपए का, तो सैलरी मेरी हो जाएगी 20,000 रुपए। ठीक है। और उसने मुझसे मांगा क्या है हाँ। कि 31 मार्च 20 को सैलरी कितनी आएगी। अब सोच के बोलना, 19-20 में मेरी सैलरी कितनी थी? 20,000 थी ना। तो अगर मैं 20,000 20,000। 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी सैलरी निकल के आएगी 2,40,000 रुपए। अब ये 2,40,000 रुपए सैलरी हाँ। जो है, आप जानते हो कि आपकी 2.5 लाख से कम है, तो ये सारी की सारी इनकम एग्जम्प्ट है, कोई भी टैक्स आपका आएगा ही नहीं यहाँ पे। अच्छा सर, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं कुछ भी, मतलब ऑप्शन नील में? ऑप्शन नहीं है? अच्छा, ऑप्शन ऑप्शन में उन्होंने क्या बोला है? 2,16,000, 1,90,000, 2,28,000, 2,40,000। हाँ, तो बस 2,40,000 आंसर आएगा सैलरी। पर सर इसमें डिडक्शन भी मिलेगा ना? किसमें? इसमें फिफ्टी उस थाउजेंड का उस डिडक्शन मिलेगा ना? हाँ हाँ, अगर उसने टैक्सेबल सैलरी मांगा है फिर तो 50,000 माइनस करेंगे, अगर उसने ग्रोस सैलरी मांगा है फिर आपकी सैलरी 2,40 आएगी। अच्छा, ओके। ठीक है जी। हाँ। और सर मेरे को एक और अदर सोर्सेस में डाउट था। ये वाउचर और कूपन दोनों कैश फॉर्म में का करते हैं क्या काउंट? यस यस, मॉनिटरी फॉर्म के अंदर आएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। चलो मीनाली, आपका डाउट है जी? सुशीम, इसके बाद मैं आपके पास से आ रहा हूँ। हाँ सर। मीनाली, आपका डाउट है? सर मुझे ये पूछना था कि
हाँ सर, ग्रेड बेस सैलरी में लॉस भी आ सकते हैं क्या? ग्रेड बेस सैलरी में लॉस कैसे आएगा? मतलब सैलरी कम हो रही है? जो इंक्रीमेंट नहीं मिला कि, हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है कंपनी के जैसे पॉलिसी समझो के एक ऊपर। किसी साल इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो? नहीं नहीं, देखो ऑलवेज ना आपको ग्रेड बेस सैलरी दिया होगा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 15,000, 1,000, फिर आपका 18,000, फिर 2,000, फिर 25,000, ये आपको ना ऑलवेज हाँ ग्रेड दिया होगा। हाँ ठीक है। अब आप ये बात कहना चाह रहे हो कि हाँ इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा बल्कि सैलरी कम हो रही है। हाँ, डिक्रीमेंट तो समझो 500 रुपीज का इंक्रीमेंट है हाँ 2 जी, साल तक, हाँ और जी। उसके बाद नहीं मिल रहा है, डिक्रीमेंट हो गया तो? हाँ, तो अगर उसके बाद मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, फिर जो लास्ट मेरी सैलरी थी वही मेरी लास्ट तक कंटिन्यू होगी। ओके, अच्छा, ठीक है मिनाली। ठीक है सर। हाँ 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 हाँ, और कोई समझ डाउट गया। आपको? थैंक यू सर। नहीं ओके सर, जी। हो गया। ओके। थैंक हाँ यू। जी, हाँ जी, वेलकम। हाँ जी सुशीम, हाँ जी। सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर आप स्क्रीन में थोड़ा एक छोटा सम दिखा है सर, प्लीज रिक्वेस्ट टू सर। हाँ जी। हाँ, एक सम हम बोल रहे हैं कि सर एक एक मिस्टर एक्स ने 5 लाख ऑन 1/4/2019, 5 लाख ऑन 1/4/2019 एज स्टॉक इन ट्रेड रखा है। ऑन 1/7/2019 ही कन्वर्टेड इट इनटू कैपिटल एसेट, हम्म। एंड उधर फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया है 6 लाख, और सोल्ड किया है, ये सोल्ड किया है, वो शेयर है जो होल्ड करके रखा है, वो सोल्ड किया है 28/2/2020, हम्म। 7 लाख पे। हम्म। तो सर इधर में इधर में केस है कि स्टॉकिंग ट्रेड से कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। स्टॉकिंग ट्रेड से कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इधर तो सर बिजनेस इनकम सिर्फ निकलना पड़ेगा या कैपिटल गेन का भी इनकम भी निकलना पड़ेगा? दोनों ही नहीं, निकलना पड़ेगा? बिजनेस पहले बिजनेस इनकम निकालोगे, फिर जब वो कैपिटल एसेट हम्म, बन जाएगा स्टॉक, उसके बाद जब वो बेचेंगे तो कैपिटल गेन की इनकम भी आएगी। अच्छा अच्छा। तो सर इधर तो 1/4/2019 में वो हम्म। तो स्टॉक इन ट्रेड करके रखा है, कन्वर्ट हो रहा है तो 1/7/2019 में। हाँ, तो इतने हिस्से का हमारे बिजनेस की इनकम आ जाएगी। इतनी टोटल 1/7/2019 हमारा बिजनेस इनकम होगा। यस। उसके बाद अब वो कैपिटल एसेट बन गया ना, तो जब वो हम्म, कैपिटल एसेट बन गया, जब वो बाद में बेचेंगे तो इट मीन आपने कैपिटल एसेट मार्केट में बेची है, तो उसकी सेल पर तो कैपिटल गेन आएगा। अच्छा ओके, उसके इस पर कैपिटल गेन में आया। हाँ, सेल किया है 29/2/2020, हाँ। तो उस डेट में क्या कैपिटल गेन आएगा? यस, कैपिटल गेन की इनकम आएगी। ओके सर। सर और एक क्वेरी है कि हाँ सर जी, वो जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, हाँ अगर वो जी। तो सर शॉर्ट फॉर्म से क्या बोल बोल दीजिएगा तो अच्छा होगा सर। इन शॉर्ट जॉइंट फॉर्म इफ यू कैन। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट आपको प्रोविजन शॉर्ट में समझा दूं। हाँ हाँ हाँ, यस सर, यस सर, यस। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है ना, इधर देखना ध्यान से, मैं आपको स्लाइड दोबारा से दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ना एक सेक्शन आपका कैपिटल गेन के अंदर था, सेक्शन नंबर 45(5) आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। उसके अंदर होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं आपके सामने हूँ, मिस्टर वीजी के पास ना एक प्लॉट ऑफ लैंड है। अब इस प्लॉट ऑफ लैंड पे बिल्डिंग बनानी है, बट मेरे पास पैसा बिल्डिंग बनाने का नहीं है। तो एक बिल्डर है डीएलएफ, ये मेरे पास आया, इसने बोला भाई इसको मैं बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। मैंने कहा आप बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दोगे, बट पैसा मेरे पास तो नहीं है। तो डीएलएफ ने बोला पैसा तुम्हें पे नहीं करना, सारा पैसा मैं लगाऊंगा, बट तुम्हें करना क्या है कि जो तुम्हारी प्लॉट ऑफ लैंड है ना, इसका 30% पोर्शन तुम मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, 70% पोर्शन तुम्हारे नाम पर रहेगा। अब सोच के बोला 70% पोर्शन पे जो भी उसने मुझे बिल्डिंग खड़ी करके दी, उसके बदले मैंने उसे क्या दिया, 30% लैंड का पोर्शन दिया। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है इस केस में मिस्टर वीजी के हाथ में, मतलब मेरे हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। अब मेरे हाथ में अगर कैपिटल गेन लगेगा तो मैं कैपिटल गेन कैसे निकालूं? तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है तुम्हारे पास से गया क्या, मैंने कहा 30% लैंड। उसने कहा तुम्हारे पास आया क्या, मैंने कहा 70% का जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो मेरे पास आ गया। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है 70% इस कंस्ट्रक्टेड एरिया की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी ना, वो तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगा। और पूरी प्लॉट ऑफ लैंड का तुम्हें कॉस्ट दी होगी, मतलब पूरी प्लॉट ऑफ लैंड की, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये पूरी प्लॉट ऑफ लैंड मैंने परचेज की थी 20 लाख की।
अब पूरी लैंड मेरी 20 लाख की है, 30% पोर्शन मैंने बिल्डर के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो अगर 20 लाख का मैं 30% निकालूंगा तो मेरी कॉस्ट कितनी निकल के आ गई, 6 लाख रुपए। अब सोच के देखना, सेल प्राइस मेरा क्या आ गया, 70% हिस्सा जो मेरे पास आया उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वो मेरा सेल प्राइस है, और जो 30% पोर्शन मैंने उसको लैंड का दिया उसकी कॉस्ट निकाल के तो कैपिटल गेन आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में ये भी दिया होता है कि बिल्डर जो है ना ये 70% एरिया ये तो आपको बना के दे रहा है, साथ में 20 लाख रुपए और कैश भी दे रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, 70% एरिया की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्लस में जो बिल्डर ने कैश दिया, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो मेरा सेल प्राइस बन जाएगा, और कॉस्ट आपको पता ही है तो आप कैपिटल गेन निकाल लोगे। इस तरह से हम कैपिटल गेन निकालते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, समझ गया सर। ओके जी, ओके सर। वेलकम वेलकम। चलो जी, और बताओ जी, और एक बार हैंड रेस करो, किसका डाउट है? हर्षिता, आपका डाउट है? यस सर। हाँ जी हर्षिता, बोलो सर टीडीएस में डाउट है बोलो। सर, उसमें कैटेगरी बी है ना, व्हेन रिसिपिएंट इज नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी। कौन सा? व्हेन रिसिपिएंट इज नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी, हाँ जी उसमें वो पूरी लिस्ट दी हुई है, हाँ जी और आपकी वेबसाइट पे भी है। हाँ जी। तो सर वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है? देखो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट उसके जो इम्पोर्टेंट सेक्शन मैंने ना हाईलाइट करवाए हुए हैं क्लास के अंदर। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो मैंने इम्पोर्टेंट सेक्शन या तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वो इम्पोर्टेंट सेक्शन जरूर करने हैं आपको। मतलब ये याद रखने पड़ेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, याद तो करने पड़ेंगे। अगर याद नहीं करोगे तो ये लगा लो आपके एग्जाम में फिर 3 नंबर चले जाएंगे, बस ज्यादा से ज्यादा यही होगा। ओके सर। मतलब याद करने ना एंड देखो जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है, जो टीडीएस के रेट हो गया या जो लिमिट्स हो गया या जो नंबर ऑफ डेज हो गया, तो ये आपके एग्जाम में ना बहुत आती हैं, और इसीलिए वो मैंने 100 पेज की समरी बना के दी है कि डेली अगर 5 या 7 पेज भी पढ़ लोगे ना और 15-20 दिन तक पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और अब तो वैसे आपको 2 महीने मिल गए हैं, तो अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आराम से सारी लिमिट्स याद हो जाएंगी। एक दिन में सारी लिमिट मत पढ़ो, डेली रूटीन बनाओ कि मुझे आज 10 सेक्शन पढ़ने हैं, उसकी लिमिट याद करनी है। आप खुद देखना 1 महीने के बाद सारी याद हो जाएंगी आपको। रेजिडेंट वाली तो याद है सारी, पर नॉन रेजिडेंट वाली याद नहीं रहती नहीं सर। नहीं, नॉन रेजिडेंट वाली में आप इतना घबरा क्यों रहे हो? नॉन रेजिडेंट वाली में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जो रेजिडेंट वाली याद है ना, देखो नॉर्मल हाँ। सेम रेट ही ऑलमोस्ट एप्लीकेबल होते हैं, बट उसमें हर रेट में सेस आपको जोड़ना पड़ता है। यस। ठीक है, तो जो भी इंपोर्टेंट सेक्शन होंगे मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, बस वो कर लेना फिर। ओके सर। एंड सर सेक्शन 115R2, एक बार दोबारा बोलो। 5R सब क्लॉज 2। 115 R सब क्लॉज 2। 115 आर किसका? आप उसकी हेडिंग बोलो, क्या कह रहे हो आप? टैक्स ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्पेसिफाइड कंपनी और म्यूचुअल फंड। तो वो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, जो 115 आर है, देखो म्यूचुअल फंड के इनकम पे स्पेशल रेट आपके एप्लीकेबल होंगे। पहली बात तो म्यूचुअल फंड से अगर कोई म्यूचुअल फंड 1023 डी वाला है फिर तो उसकी इनकम सारी एग्जम्प्ट है, बट अगर वो म्यूचुअल फंड 1023 डी में कवर नहीं है फिर म्यूचुअल फंड की जो भी इनकम है वो टैक्सेबल होगी एट द रेट 10% से। ओके। हाँ, और उस केस में फिर आपका 4% सेस तो लगेगा ही लगेगा साथ में आपका। ओके सर। हाँ जी। एंड सर एक सम डाउट है, मतलब वो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, मॉड्यूल में भी है, वो समझ में नहीं आया। एक बार बोल दूं कि पेज नंबर? आप मतलब कौन से चैप्टर का है? डिडक्शन। डिडक्शन का? Yes, sir. मेरी बुक का है? नो सर, मॉड्यूल का है। अच्छा मॉड्यूल का है, तो मॉड्यूल तो इस टाइम मेरे पास यहाँ पे नहीं होगा। एक सर बार आपको मुझे, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं? हाँ मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा फिर। पक्का ना सर? हाँ हाँ पक्का 100%। मैंने आपको पहले मैसेज किया हुआ है व्हाट्सएप पे इसके लिए, आपने आपने रिप्लाई जरूर नहीं किया किया होगा, कुछ। बट वो 11,000 से ऊपर मेरे पास मैसेज आए हुए हैं दिन में, जो मैंने यूट्यूब पे नंबर बांट दिए ना, उस चक्कर में क्या कि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर तो देते हैं, मैं दिन में 100-150 बच्चों को रिप्लाई कर पाता हूँ। तो आप मुझे अभी भेज दोगे तो मैं सेशन के बाद ही देख लूंगा। ओके सर, श्योर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। हाँ जी मंजू। हेलो। मंजू, हाँ जी आपको डाउट है? हाँ सर, मेरे को, हाँ जी हाँ बोलो सर मुझे टीडीएस में डाउट था। बोलो।
उसमें सेक्शन 194C में अगर पैन कार्ड सबमिट करते हैं तो टीडीएस नहीं कटता है? अगर पैन कार्ड सबमिट नहीं करते तो पैन कार्ड सबमिट कर दिया हमने तो टीडीएस नहीं कटता है क्या? नहीं, ऐसा कहाँ है। सर एक क्वेश्चन था, आपने वो वो स्टूडेंट वन दरबार में करवाया वो था। 194C में है, 194C में है कि अगर पैन कार्ड जमा करवा दिया और अगर ट्रक आपके हाँ 10 तक हैं तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अच्छा, और कोई सेक्शन में टीडीएस में ऐसा रू है क्या, रूल? नहीं नहीं, और किसी प्रोविजन में ऐसा नहीं है। अच्छा सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। हाँ जी, और बताओ जी, एक बार हैंड रेस करो। सर, ये ख्याति। हाँ सर। हाँ जी, बोलो। हेलो सर, एक डाउट था मेरे को। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का है क्वेश्चन। हाँ जी। एक है फीस फ्रॉम द टेक्निकल सर्विसेज पेबल टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ऑन 3 October 2017 and the same is chargeable to the tax. TDS is deducted on the same and paid on or before due date specified in section 139 subsection 1, that is 31st July 2018. Deductions of the amount FTS is allowed in the previous year. तो पूरी की पूरी मिल जाएगी अगर आपने टीडीएस काट के जमा करवा दिया तो। सर कौन से ईयर में मिलेगी, मतलब कौन से प्रीवियस ईयर है तो 2016-17 में मिलेगी ना? हाँ, जो आपने जो प्रीवियस ईयर मुझे बोला ना, उसी सेम प्रीवियस ईयर में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और सर ये जो बोला गया है कि इसमें 32 AD में हाँ जी। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस का है, उसमें इसमें क्वेश्चंस में दिए हैं कि 32 AC से लिंक दिए हैं कुछ। एसी अब छोड़ दो, जहां पे भी 32 एसी लिखना है ना, उस एसी को क्रॉस कर दो। एसी पहले होता था, एसी अब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ एडी ही है। अच्छा, तो सर उसका जो लॉक इन पीरियड है वो बैकवर्ड एरिया वाला है ना? हाँ, यस यस यस, 32 एडी बैकवर्ड एरिया वाला। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ठीक है ख्याति। हाँ सर। ओके जी, बाय बाय। और बताओ जी, और किसी को डाउट जी? यस सर, अजीत। मेरा डाउट है। अजीत। हेलो सर। अजीत। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, बोलो। हेलो सर, मेरा एक डाउट है। ये सर कार्बन क्रेडिट, सर आप मेरे को कार्बन क्रेडिट बता दीजिए आप, क्या होता कार्बन है? क्रेडिट यार, मैंने ना अभी डाउट सेशन जो मेरा 2 था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो यूट्यूब पे मैंने वीडियो बना के डाली है। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर, देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, वेलकम। गरिमा। गरिमा। सर हाँ मेरा जी। एक डाउट है अनुराधा। हाँ जी, डाउट है आपको? यस सर। बोलो। सर हाँ जी, गरिमा बोलो। हाँ, बच्चा गायब हो गया। सर सेक्शन 50B सेक्शन 50B स्लम स्लम सेल सेल वाला। का, हाँ जी सर। ये भी मैंने डाउट सेशन 2 में वैसे एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा। यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है अभी वीडियो, आप ना मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट के बाद देख लेना, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है सर। ठीक है गरिमा, देख लोगे ना, हाँ जी कहीं सर। मत देखो। नहीं सर, देखूंगी। ठीक है, ओके जी। सोनल, डाउट है आपको? सर मेरा डाउट है तो, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर आप मुझे रिकॉर्ड डेट बता सकते हैं? जब क्लबिंग होता है सर, उसमें एक प्रोविजन होता है, रिकॉर्डिंग डेट होती है उसमें, तो कैसे कैलकुलेट की जाती है? जब वो डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला होता है, या फिर डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका होता है और शेयर जो है बाद में ट्रांसफर किए जाते हैं, यार तो रिकॉर्ड डेट निकाली जाती है? रिकॉर्ड डेट तो देखो हर केस में अलग अलग कैलकुलेट होगी, वो आपको क्वेश्चन के बेस पे ही देखना पड़ेगा। ऐसा फिक्स नहीं होती कि इस दिन ही डिविडेंड डिक्लेयर होगा, वो हर केस में अलग अलग निकालनी पड़ती है।
तो सर आप एक बार बता दीजिए कैसे मतलब निकाली जाती है रिकॉर्ड डेट को। नहीं, वो तो क्वेश्चन के बेस पे होगा ना। अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन दिखाओगे उसके बेस पे आपको बता दूंगा कि हाँ भाई ये वाले इस केस में ये रिकॉर्ड डेट होगी। ओके सर, अभी देखता हूँ। ठीक है, चलो और बताओ जी, और किसी का डाउट यहाँ पे? सर मेरा एक डाउट है अनुराधा। हाँ जी, हाँ जी, अनुराधा बोलो। सर वो आपने क्लास में क्वेश्चन कराया था लीव इनकेसमेंट वाला। हाँ सर जी, उसमें लीव अलॉटेड और लीव टेकन कैसे करते हैं सर? जैसे उसमें लिखा 32 years 11 month। एक 30 क्वेश्चन कराया था मिस्टर एक्स रिटायर ऑन 1/12/19 आफ्टर 32 years 11 month। ठीक तो है। सर इधर इसमें देख, लीव अलॉटेड और लीव टेकन कैसे करते हैं? इधर देखो ध्यान लेते से, कैसे? मैं आपको समझा रहा हूँ, इधर सामने देखना आप ध्यान से। ओके सर। लीव इन, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। लीव देखो ना, आपको ना हर क्वेश्चन में दिया होगा कि आपने कितने साल उस कंपनी में काम किया है। पहली बात तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे लीव सैलरी वाला या लीव इनकैशमेंट वाला, उसमें ना आपको कंप्लीट ईयर लेने हैं। जैसे मान लो मैंने 32 साल 11 महीने काम किया, तो 11 महीने इग्नोर कर दूंगा, 32 साल के बेस पे चेक करूंगा मुझे पूरे 32 मतलब 32 ईयर में कितनी छुट्टियां मुझे मिली होंगी। अब कितनी छुट्टियां मुझे मिली है वो कैसे निकालनी है? तो एक साल में ना गवर्नमेंट कहती है कि आपको 30 छुट्टियां मान के ना कैलकुलेशन करनी है। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि एम्प्लॉयर ने एक साल में 25 छुट्टियां आपको दी हैं, तो फिर कैलकुलेशन करेंगे 25 के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक साल में 40 छुट्टियां आपको दी हैं, तो 40 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। मैक्सिमम गवर्नमेंट कहती है हम कैलकुलेशन 30 के बेस पे करेंगे, इससे ऊपर नहीं करेंगे। तो मैंने क्लास में ये चीज समझाई थी कि आपको जब भी लीव इनकैशमेंट में लीव अलाउड निकालना है तो 30 डेज और जितनी एक्चुअल लीव्स होंगी विच एवर इज लेस के बेस पे निकालना है। अगर क्वेश्चन के अंदर 20 दिन दिया तो 20 दिन लेंगे, 25 दिन दिया 25 दिन लगेंगे, कुछ भी नहीं बोला तो हम हर बेस में कैलकुलेशन 30 दिन के ऊपर करेंगे। अब जैसे मान लो आपने मुझसे बोला कि सर 32 साल काम किया, तो 32 साल काम किया, एक साल में 30 छुट्टियां, प्लीज बातचीत मत करो पीछे। 32 साल आपने काम किया, एक साल में 30 छुट्टियां, तो ये आपकी ना टोटल छुट्टियां निकल के आ गई कि आपको कितनी छुट्टियां मिली है। अब कितनी छुट्टियां आपने ले ली हैं वो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है जी। अब जितनी छुट्टियां आपने ले ली हैं वो इसमें से माइनस कर दोगे। अब अगर मैं लीव अलाउड में से, बातचीत मत करो पीछे प्लीज, अब यहाँ पे एक बार देखना। अब अगर मैं लीव अलाउड में से अगर मैं लीव टेकन यहां से माइनस कर दूंगा ना, फिर बैलेंस जो मेरी निकल के आएंगी इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई कितने महीने की ईमानदारी मैंने दिखाई है। अब जैसे मान लो मेरी क्वेश्चन में आ गया कि भैया आपको लीव अलाउड हुई थी 600 दिन की और आपने छुट्टियां ले कितने दिन की ली हैं। फॉर एग्जांपल आपने 530 दिन की छुट्टियां ले ली या 540 दिन की आपने छुट्टियां ले ली हैं, तो बैलेंस बची 60 दिन की छुट्टियां। अब देखो 60 दिन का मतलब कितना हो गया, 2 महीने हो गया ना, तो हमें 2 महीने की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लीव इनकैशमेंट में। इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं, ओके सर। ठीक है। यस सर। सर एक और पूछना था सर। हाँ जी बोलो। सर हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 26 को ऑनर, सर उसमें को ऑनर का कॉन्सेप्ट था हाउस सर। लैंड प्रॉपर्टी, अगर क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी में कोनर का मतलब ये होता है कि अगर एक प्रॉपर्टी के मोर देन 1 ओनर होते हैं ना, तो उस केस में Yes, गवर्नमेंट ये बात कहती है, देखो 2 केस होंगे, या तो वो कोनर उस प्रॉपर्टी को खुद ही रख रहे होंगे मतलब खुद रहते होंगे, या उस कोनर ने आगे Yes. प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी होगी। अब अगर वो प्रॉपर्टी में कोनर खुद ही रहते हैं तो जीएबी बन जाएगी नील, ठीक है जी। बट Yes, अगर sir. मान लो उन्होंने आगे लेट आउट कर दी है तो उस केस में हर ओनर के हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल करेंगे। तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है सबसे पहले आप ऐसा करो, आप ये मान लो कि ये इनकम एक ही ओनर के पास है, और अगर ये घर एक ओनर के पास है तो नॉर्मल इनकम निकाल लो पूरे साल की, और पूरे साल की इनकम निकालने के बाद ना फिर उस हर ओनर का जितना जितना शेयर होगा उतने उतने शेयर को उस ओनर में डिवाइड कर दो, उसके हाथ में टैक्सेबल कर दो फिर, ओके सर। ठीक है। यस सर। सर एक बात सर, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करनी है सर चैप्टर वाइज करो, या जो आपने expertway.com पे जो सेट डाल रखे हैं 20 पूरे? हाँ जी, हाँ मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाल रखे हैं, टोटल 20 सेट मैंने डाले हैं। ओके सर। और कोई डाउट जी? ख्याति आपका डाउट है दोबारा से? ख्याति डाउट है आपका? हाँ बोलो। ख्याति, चलो और किसी का डाउट जिसके अलावा? चिराग डाउट सर है? मेरा, हाँ जी चिराग हाँ बोलो।
अगर हाउस प्रॉपर्टी जो हमने लेट आउट की है तो मतलब वो अगर वेकेट रह जाती है तो सपोज मैंने किसी को हाउस प्रॉपर्टी दी है, सपोज जनवरी से लेके मैंने, सॉरी जनवरी नहीं, अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं, अप्रैल से लेके मैंने उसको दिसंबर तक हाउस प्रॉपर्टी अपनी दे दी, ठीक है, ठीक है, और वो 3 महीने वेकेट वेकेट रह जाती है, ठीक है। तो अगर सपोज जो अप्रैल से दिसंबर मैंने दी वो अगर अलग अलग ओनर रहे तो मैं कैसे उसमें कैलकुलेट करूं, मतलब वेकेट का भी समझा दो, और ये अलग अलग ओनर रहे तो अप्रैल से दिसंबर में तो क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, अलग अलग ओनर का मतलब एक प्रॉपर्टी के अलग ओनर है, को ओनर हैं, या बाद में बीच बीच में सेल कर रहे हो आप? नहीं, उसमें ऐसा लिखा था कि मिस्टर ए है ना एक, हाँ। तो उसने क्या किया, अप्रैल या जुलाई मंथ में कोई तो मैं सेल कर दिया किसी को, बट जो रेंटल पर्सन है ना वो एक ही है अप्रैल से दिसंबर तक। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। जैसे मान लो मैं आपके सामने हूं, अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, तो आपने आगे किराए पर लगाई है। हाँ, किराएदार एक ही है सर। नालायक, किराए पे तो एक ही है। मेरे को ये बताओ ना, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, अब मैंने आपको प्रॉपर्टी अगर बेची तो मेरे हाथ में तो कैपिटल गेन की इनकम आ गई। अब आपने आगे प्रॉपर्टी कितने महीने के लिए किराए पर लगाई है, मैं क्वेश्चन समझना चाह रहा हूँ। आप क्वेश्चन मेरे को थोड़ा क्लियर करो कि सर ये मेरा क्वेश्चन है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। जब तक आप दूसरा डाउट कंटिन्यू कीजिए, मैं ओपन करके आपको वो, एक सेकंड। ओके चिराग। हेलो हेलो, हाँ जी ख्याति। हेलो हाँ जी ख्याति। सर, 35 AD में जो साइंटिफिक रिसर्च का है ना, वो लिमिटेड मतलब उसका जो पीरियड है वो अनलिमिटेड है या 8 इयर्स का है? 35 AD तो साइंटिफिक रिसर्च का नहीं है, 35 AD में तो 14 बिजनेस है। हाँ, 14 बिजनेस जो भी जो है ना उसमें 8 ईयर का है या अनलिमिटेड है? उसके लॉसेस जो हैं, लॉसेस जब हम मतलब कि उसको सेट ऑफ करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, वो तो इन्फिनिटी है, अनलिमिटेड लाइफ है। अनलिमिटेड लाइफ है। हाँ और जी। जब सर आपने जो चैप्टर कराया था ना, तो उसमें जो 8 इयर्स लिखवाए थे वो किसके बेसिस वो पे तो थे? नहीं नहीं, वो तो लॉक इन पीरियड था कि आप जो भी 35 AD की एसेट होगी उसको 8 साल से पहले आप बेच नहीं पाओगे। अच्छा। और सर जो साइंटिफिक रिसर्च असेट जो सीज करते हैं, जब असेट अपन सेल करते हैं तो वो एक्चुअल कॉस्ट का निल हो जाती है, वो जो हाँ एक्चुअल कॉस्ट होती है हाँ वो जी, निल एक्चुअल, हो जाती है। हाँ जी, एक्चुअल कुछ नील हो जाती है। आप बता रहे हो या डाउट बताऊं? ख्याति, हेलो ख्याति, कहाँ गया बच्चा? चलो और बताओ सर। जी सर। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा डाउट है सर, बॉन्ड वॉशिंग जो ट्रांजैक्शन होती हैं, हाँ जी। बॉन्ड वॉशिंग, तो हाँ, वो ट्रांजैक्शन मतलब अब बताइए ना, वो कैसे मतलब क्या होता है उन ट्रांजैक्शन में, बॉन्ड वॉशिंग में, जो मुझे समझ में नहीं आया कंसेप्ट। यार मैं वही बता रहा हूँ, बोर्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन ना रिकॉर्ड डेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप मुझे कोई पर्टिकुलर केस बना के दोगे उसका मैं आंसर आपको कर दूंगा। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है। अगर आपका एग्जीक्यूटिव है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेशनल के अंदर जरूरी है। ओके सर, एग्जीक्यूटिव सर। हाँ, तो उस केस में आप बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का कोई वो नहीं है आपका फिर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, और बताओ जी। सर हाँ शुभम। सर 2 हाँ जी क्लोज गरिमा। 22, हाँ गरिमा बोलो। 2 क्लोज 22 अदर सोर्स में सर 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई अच्छा वो समझ बताऊं? में नहीं आया, जिसमें 2 एक्सेप्शंस भी हैं, लोन वाला जो है ठीक है पॉइंट। ठीक है ठीक है, इधर देखो ध्यान से। हाँ जी। अदर सोर्स में एक सेक्शन है 222 जो हमारा डीम्ड डिविडेंड का है। उसके अंदर ना 222A है, B है, C है और 222D है और 222E है। अब ABCD ये चारों प्रोविजन अलग करके चलो और 222E जो है ना वो अलग करके चलो। अब 222E ये बात कहता है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी या प्राइवेट कंपनी अगर किसी स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन देती है या एडवांस देती है, तो इस स्पेसिफाइड शेयर होल्डर के हाथ में ना इस लोन और एडवांस को हम डीम डिविडेंड ट्रीट करते हैं।
अब ये स्पेसिफाइड शेयर होल्डर का मतलब क्या है? ऐसा शेयर होल्डर जिसके इस कंपनी में 10% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर होगी ना, तो ये शेयर होल्डर क्या बन जाएगा? स्पेसिफाइड। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक प्राइवेट कंपनी है, उसने अपने ऐसे शेयर होल्डर को लोन दिया, तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है भाई जितना भी लोन दिया होगा ना वो तुम्हारे कहने में लोन है, बट 222E में वो क्या मान लिया जाएगा? डिविडेंड मान लिया जाएगा। अब अगर इसके हाथ में डिविडेंड बन जाएगा ना, तो अभी तक लो में ये लिखा होता था कि 222E का डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। बट आपको मैंने क्लास के अंदर कहा था कि अब यहाँ पे अमेंडमेंट क्या आ चुकी है कि अगर वो डिविडेंड 222E का भी होगा ना, तो अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, कंपनी इस पर टैक्स काटेगी। और याद करो इस केस में सीडीटी का रेट आपका अलग था। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रहो, अगर डिविडेंड 222E का है तो सीडीटी का रेट क्या है? 30%। ठीक है जी, प्लस में यहाँ पे सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा, प्लस में सेस भी एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो 34.944% रेट लगेगा सीडीटी का। ठीक है जी, तो बस ये ध्यान देना, नॉर्मल सीडीटी का रेट जो है, जो आपका नॉर्मल सीडीटी का रेट है वो 20.555 है, और जो 222E वाले केस में सीडीटी का रेट है वो 34.944 है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, तो वो क्वेश्चन ध्यान से देख लेना कि वो क्वेश्चन किसका बना है। अगर वो नॉर्मल है तो वो 20.555, और अगर वो 222E वाला है तो फिर वो 34.944 आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी गरिमा। हेलो सर। हाँ जी चिराग। Mr. A, a chartered accountant, has 3 units, Unit 1, Unit 2, and Unit 3. He sold 1 unit, Unit 1, in the month of December. और उसने मतलब जो रेंटल इनकम उसको आ रही है ना, वो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक है, 3 months वेकेटेड है। ठीक है, तो इसमें मतलब सॉल्व कैसे करने, कैसे निकालना? 3 मंथ फिर वेकेंट कैसे हुआ? 3 महीने तो उसने रहा ही नहीं ना उसके पास, तो वेकेंट कैसे कह रहे हो? बट यूनिट 2 और 3 तो उसी के पास है ना, इसने तो यूनिट 1 बेचा ना, मतलब मुझे यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है कुछ भी। यूनिट 2 और 3 तो उसी के पास रह गया ना सर। नहीं नहीं, जैसे मान लो ये घर आप कह रहे हो, एक घर है, इस घर की 3 यूनिट है। हाँ। एक तो 1, एक सेकंड, और एक थर्ड। ये दोनों यूनिट उसने पूरे 12 महीने किराए पर लगाई हैं। हाँ। और ये वाली यूनिट जो है, ये क्वेश्चन ही आएगा सर। हैं? हाँ सर बरोबर। और ये वाली मैं यूनिट आपको व्हाट्सएप पे इसका फोटो भेजता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप भेज देना। ठीक है, देखो 3-4 बच्चे गिर गए आपका क्वेश्चन सुन के। एक आपका नंबर सर, वो नंबर 96430 3663 96430 3663। ओके ठीक है चिराग, थैंक यू। चलो ओके जी, Sir, I वेलकम। have dropped a message on you this number only. ठीक है जी, मैं देख लूंगा सेशन के बाद, अभी तो ना देखूं ना। हाँ ओके सर। हाँ जी, चलो और कोई डाउट जी किसी का? फटाफट से बताओ, 4-5 मिनट बचे हैं सेशन खत्म होने में। फिर किसी को डाउट नहीं है? और तैयारी सही चल रही है? एग्जाम पोस्टपोन हो गए, तैयारी पोस्टपोन तो नहीं कर रहे? हेलो सर। हाँ जी शुभम। हाँ सर, एक डाउट है, जैसे कि मैंने स्पाउस को शेयर ट्रांसफर किया विदाउट कंसीडरेशन, तो सर कुछ शेयर मेरे पास रह गया, कुछ मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो अब मुझे डिविडेंड आया 8 लाख का, और स्पाउस को डिविडेंड आया फॉर एग्जांपल 8 लाख का, तो सर इसमें पहले 64 लगेगा कि 1034 लगेगा? 1034 लगे तो दोनों के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा। पहले आप 64 में क्लबिंग करोगे ना? अच्छा, 64 में क्लबिंग होगा, उसके बाद फिर एग्जम्प्ट हो जाएगा। अच्छा ओके सर। सर एक और डाउट है, जैसे कि माइनर चाइल्ड है, हाँ जी, हेलो, गिफ्ट मिल रहा है उसको कहीं से, नॉन रिलेटिव से, ठीक है, और 50K के नीचे है, तो सर इसमें पहले क्लब होगा फिर डायरेक्ट 50K के नीचे एग्जम्प्ट हो जाएगा माइनर चाइल्ड के? नहीं, देखो पहले आप क्लबिंग का लो लगाओगे, उसके बाद फिर आप एग्जम्पशन की बात करोगे, क्योंकि क्लबिंग का लो प्रीवेल करेगा। अच्छा ओके सर, ठीक है ना, स्पेसिफिक लो ऑलवेज ओवरऑल जनरल, फर्क दोनों में कोई नहीं पड़ेगा। बट क्लबिंग का लो ये बात कहता है कि माइनर के हाथ में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। आपने अगर एग्जम्प्टी माइनर के हाथ में कर दिया तो माइनर के हाथ में तो इनकम टैक्सेबल ही नहीं होती।
तो आपने माइनर के हाथ में ट्रीटमेंट कैसे कर दिया? पहले आप जिसके हाथ में ट्रीटमेंट होना चाहिए पहले वो उस इनकम को वहां लेके जाओ, उसके बाद फिर सेक्शन लगाओ जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अच्छा ओके सर, थैंक यू। ठीक है शुभम? हाँ थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है, चलो और किसी को डाउट तो नहीं है? चल सकते हैं फिर। सर आप दिसंबर 19 का पेपर कब लोगे ओल्ड सिलेबस का? दिसंबर 19 का पेपर कब लूंगा मतलब? वो जो क्वेश्चन पेपर्स आप ले रहे हो ना हाँ वो चल तो एग्जीक्यूटिव रहा है का, मेरा। ओल्ड सिलेबस का, अभी ओल्ड न्यू सिलेबस सिलेबस का का पहले मैं डिडक्शन की क्लास डालूंगा रिवीजन के लिए, उसके बाद लूंगा फिर। ओके सर, ठीक है। ठीक है, चलो और किसी को Yes, कोई sir. डाउट तो नहीं है? 3-4 मिनट अभी हैं, कुछ पूछना हो? कोई डाउट नहीं है? सब बढ़िया चल रहा है घर में? फैमिली Yes, बढ़िया? sir. खाना पीना बढ़िया? यस सर। हाँ। कोई माइंड में टेंशन स्ट्रेस किसी चीज की? कुछ तो नहीं है? खुश हो? एग्जाम जल्दी होने की, हाँ जी, एग्जाम जल्दी से हो जाए, टेंशन एग्जाम फ्री हो जल्दी जाए। से हो जाए? एग्जाम नालायक जल्दी से कैसे हो जाए? बाहर तो इतनी प्रॉब्लम खराब हो रही है, बताओ एग्जाम कैसे जल्दी से हो जाए? आप एग्जाम की टेंशन मत लो ना, आप ये सोचो कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए, आप ये सोचो कि मुझे तैयारी या तो दूसरे ग्रुप की करनी है या इसकी करनी है। ऐसा थोड़ा कि एग्जाम हो जाएंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बाहर प्रॉब्लम देखो ना कितनी है। सर तो माइंड पे ना किसी चीज का स्ट्रेस मत लेके चला करो, आराम से कूल रहा करो और बढ़िया जिंदगी जिया करो। बिना बात के टेंशन सर लेने आप से कुछ नहीं होता। कैसे हैं? हाँ जी, सर आप ही बता दीजिए, आप कैसे हैं? सब बढ़िया? मैं सबसे अच्छा हूँ। कैसा लग रहा हूँ आपको? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना? तो मैं अच्छा ही हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ, बिल्कुल लाइफ बढ़िया चल रही है एकदम जबरदस्त तरीके से। मेहनत कर रहे हैं बस। अब देख लो संडे भी मेरा आपके साथ होता है। बताओ घर वाले भी क्या कहते होंगे? सर हाँ जी, सर अगर किसी को डाउट नहीं है तो मैं पूछूं, छोटा सा डाउट है हाँ हाँ पूछ लो, बिल्कुल पूछो। सर। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7। बेड डेट्स वाला? यस सर। बेड डेट्स के अंदर तो ये है कि आपको इनकम टैक्स में कभी भी प्रोविजन अलाउड नहीं करने। जैसे इनकम टैक्स में क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आप डेबिट कर देते हो, बट इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि अगर आपके एक्चुअल डेटर बेड डेट्स हो जाएंगे ना, मतलब अगर आप उसको बैड डिक्लेयर कर दोगे तो आप उसी साल डेबिट करोगे, उससे पहले डेबिट नहीं करोगे। बट अगर कोई बैंकिंग कंपनी होती है तो बैंकिंग कंपनी वाले केस में प्रोविजन अलाउड होते हैं। तो मे बी अगर आपने देखा होगा 3617A के अंदर प्रोविजन है वो 8.5% और 5%, वो सिर्फ बैंकिंग कंपनी वाले केस में है। नॉर्मल केस में बेड डेट्स अगर दिया होगा तो डेबिट करना, अदरवाइज डेबिट मत करना बस। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो चले नहीं फिर, तो फिर मेरा नेक्स्ट डाउट सेशन होगा अब मेरे ख्याल से 6:30 बजे। मैं 6:30 बजे आऊंगा। अगर किसी को अगर कोई फिर भी डाउट याद आ रहेगा तो 6:30 बजे मुलाकात करेंगे, ठीक है? तो इतने आराम। हाँ जी, ठीक है। यस सर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। खुश रहो, जय मुस्कुराते रहो, हिंद। अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सेम टू यू सर। बाय बाय सर। बाय, गॉड ब्लेस यू।